हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल अभिविजन में। आज मैं आप सभी के समक्ष जून 2012 के यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 में पूछे गए क्वेश्चंस को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। आप सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करने की ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बेनिफिट ये है कि क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम में किस तरह से पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक से मैक्सिमम प्रश्न आते हैं और उन क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है, ये आइडिया आपको मिलेगी। तथा साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, तथा कभी कभी ये होता है कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके ऑप्शंस को नेक्स्ट ईयर में क्वेश्चन तथा क्वेश्चन को ऑप्शन के रूप में हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आइए हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट ऑथर्ड बाय कार्ल मार्क्स। ऑप्शन ए है जर्मन आइडियोलॉजी, ऑप्शन बी है क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम, ऑप्शन सी है पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट्स, ऑप्शन डी है साइंस ऑफ लॉजिक। इस क्वेश्चन को आप हिंदी में भी देख लीजिए। देखिए, क्वेश्चन है कि कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी है। ऑप्शन ए है जर्मन आइडियोलॉजी, ऑप्शन बी है क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम, ऑप्शन सी पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट्स या फिर ऑप्शन डी साइंस ऑफ लॉजिक। जो हिंदी के स्टूडेंट है आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं वो अपने इस वीडियो को पॉज कर लेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन दोनों ही मीडियम में मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। बताइए कि फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपना आंसर खुद से देने की कोशिश करें। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। दैट मीन्स कि साइंस ऑफ लॉजिक कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी हुई पुस्तक नहीं है। ये जो बुक है साइंस ऑफ लॉजिक, ये बुक जॉर्ज विल्हेल्म फ्रेडरिक हीगल महोदय के द्वारा लिखी गई है। हीगल का पूरा नाम क्या था? जॉर्ज विल्हेल्म फ्रेडरिक हीगल। हीगल के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। बाकी जो ऊपर तीनों पुस्तक आपको दिखाई दे रहे हैं, जर्मन आइडियोलॉजी, क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम, पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये तीनों बुक कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु रोट ओवर हिमसेल्फ ओवर हिज ऑन बॉडी एंड माइंड द इंडिविजुअल इज सोवरेन। ऑप्शन दे रखा है जे.एस. मिल, मोहनदास करमचंद गांधी, जेरेमी बेंथम या फिर रॉबर्ट नॉजिक। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्यक्ति अपने ऊपर अपनी देह और दिमाग पर संप्रभु है, यह किसने लिखा है। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट किनका है। तो बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है कि ओवर हिमसेल्फ ओवर हिज ऑन बॉडी एंड माइंड द इंडिविजुअल इज सोवरेन। जैसा कि आप जानते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल निगेटिव लिबर्टी के समर्थक हैं, निगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर हैं, और उनका कहना है कि व्यक्ति अपने ऊपर अपने शरीर और दिमाग पर संप्रभु है। अर्थात व्यक्तियों को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि उनके लिए क्या सही है और क्या बुरा है, क्या सही है और क्या गलत है। ये व्यक्तियों को आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। निगेटिव लिबर्टी के समर्थक व्यक्तियों के विवेक में आस्था रखते हैं, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जॉन स्टुअर्ट मिल ने यह कहा है कि ओवर हिमसेल्फ ओवर हिज ऑन बॉडी एंड माइंड द इंडिविजुअल इज सोवरेन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है,
रजनी कोठारी's book Politics in India is written on the basis of the methodology of ऑप्शन ए है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, ऑप्शन बी है नॉर्मेटिव थ्योरी, ऑप्शन सी है मार्क्सिज्म, ऑप्शन डी है यूटिलिटेरियनिज्म। आपको बताना है कि रजनी कोठारी की पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक पुस्तक किस पद्धति के आधार पर लिखी गई है। तो ये जो चार ऑप्शन हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, आप बताइए। क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, अर्थात संरचनात्मक प्रक्रियात्मक को ध्यान में रखकर रजनी कोठारी के द्वारा ये बुक लिखा गया है, पॉलिटिक्स इन इंडिया। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म अप्रोच गैब्रियल ए आमंड के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, डेवलपिंग कंट्रीज को ध्यान में रखते हुए, और इसी को बेस बनाकर रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक लिखी है पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि हु इज द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर हु डेलिबरेटली इग्नोर्स एरिस्टोटल। ऑप्शन ए है मैकियावेली, ऑप्शन बी है बोदा, ऑप्शन सी है हॉब्स, ऑप्शन डी है लॉक। अर्थात आपको बताना है कि अरस्तु की उपेक्षा करने वाला वह पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है। वे कौन से पहले आधुनिक राजनीतिक विचारक हैं जो अरस्तु को जानबूझकर उपेक्षा करते हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने से आंसर देने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए मैकियावेली। मैकियावेली को फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर के रूप में जाना जाता है और इन्होंने सबसे पहले एरिस्टोटल को इग्नोर किया था जानबूझकर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, दैट इज मैकियावेली। अन्य जो विचारक आपको दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, हॉब्स, बोदी, जीन बोदिन, लॉक, ये तीनों ही एरिस्टोटल के आलोचक रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो उनकी आलोचना की थी वो है मैकियावेली। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। लिस्ट फर्स्ट में आपका दे रखा है डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट, ऑप्शन बी है कम्युनिस्ट पार्टी, सी है हेजेमनी, ऑप्शन डी है पॉलीसेंट्रिसिज्म। और लिस्ट 2 में स्कॉलर्स के नाम दिए गए हैं ग्राम्स्की, मार्क्स, लेनिन, टॉगलिटे। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो हिंदी के स्टूडेंट हैं वो अपना क्वेश्चन देख सकते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, कम्युनिस्ट पार्टी, हेजीमनी और बहुकेंद्रीयता को उनके विभिन्न स्कॉलर्स से मिलाना है जो उनसे रिलेटेड हैं, ग्राम्स्की, मार्क्स, लेनिन, टॉगलियाटी। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हिंदी के स्टूडेंट अपने वीडियो को पॉज कर लीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट अर्थात सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की बात कार्ल मार्क्स के द्वारा की जाती है। मतलब ए का करेक्ट मैच हो जाएगा 2, दैट मीन्स मार्क्स। कम्युनिस्ट पार्टी दैट मीन्स कि साम्यवादी दल की बात जो है लेनिन के द्वारा की जाती है, दैट मीन्स बी का करेक्ट मैच होगा 3rd। हेजीमनी की बात जो है ग्राम्स्की महोदय के द्वारा की गई है और पॉलीसेंट्रिसिज्म जो है वो टॉगलिटी के द्वारा की गई है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए का 2, बी का 3, सी का 1st और डी का 4th। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। लिस्ट फर्स्ट है 20th सेंचुरी जैकोबिनिज्म, बी है वॉलेंट्री पुअर्टी, सी है आई वॉज बॉर्न अ हिंदू बट विल नॉट डाई एज वन, डी है इंटीग्रेटेड थियोरी ऑफ इवोल्यूशन। लिस्ट 2 में स्कॉलर्स दिए गए हैं गांधी, अरबिंदो, अंबेडकर, एम एन रॉय। आपको
इसका करेक्ट मैच करना है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हिंदी के स्टूडेंट अपना क्वेश्चन देख सकते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 6, सूची फर्स्ट में आपको दिया गया है 20वीं शताब्दी जैकोबिनिज्म, स्वैच्छिक निर्धनता, मैंने हिंदू के रूप में जन्म लिया परंतु उस रूप में मरूंगा नहीं, विकास का एकीकृत सिद्धांत। आपको बताना है कि इनसे कौन से स्कॉलर जुड़े हुए हैं, गांधी, अरविंद, अंबेडकर, एम.एन. रॉय। तो आप अपना करेक्ट मैच कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट मैच होगा 20th सेंचुरी जैकोबिनिज्म से जुड़े हुए जो स्कॉलर हैं वो है एम.एन. रॉय, दैट मीन्स ए का 4। वॉलेंट्री पुअर्टी से जुड़े हुए स्कॉलर हैं गांधी। आई वॉज बॉर्न अ हिंदू बट विल नॉट डाई एज वन, अर्थात मैं हिंदू जन्म लिया हूँ लेकिन मैं उस रूप में मरना नहीं चाहता, ये बात की है अंबेडकर ने। और इंटीग्रेटेड थियोरी ऑफ इवोल्यूशन के साथ जुड़े हुए स्कॉलर ऑरबिंदो हैं। तो ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और डी का सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, गांधी डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज ए, ऑप्शन ए है लिबरल, सोशलिस्ट, सोशल डेमोक्रेट, ऑप्शन डी है फिलोसॉफिकल एनार्किस्ट। हिंदी के स्टूडेंट आप अपने क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी ने अपनी व्याख्या किस रूप में की है? ऑप्शन ए है उदारवादी के रूप में, ऑप्शन बी है समाजवादी के रूप में, ऑप्शन सी है सामाजिक लोकतांत्रिक के रूप में, ऑप्शन डी है दार्शनिक अराजकतावादी के रूप में। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइए। देखिए ये क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट एग्जाम में कितने ही बार पूछे जा चुके हैं। तो बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। गांधी डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज ए फिलोसॉफिकल एनार्किस्ट, अर्थात गांधी जी अपने आप को दार्शनिक अराजकतावादी के रूप में व्यक्त करते हैं। और आप एक बात और ध्यान में रखेंगे कि गांधी जी अपने आप को दार्शनिक अराजकतावादी के रूप में व्यक्त करते हैं और उन्हें शांतिवादी अराजकतावादी भी कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? शांतिवादी अराजकतावादी भी कहा जाता है, क्योंकि गांधी जी सत्याग्रह को फॉलो करके चलते थे। नॉन वायलेंस उनका एक सिद्धांत रहा था और सत्याग्रही और अहिंसात्मक नैतिक व्यक्ति के लिए राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उनका मानना था कि स्टेट की कोई ज़रूरत नहीं है। गांधी जी ने स्टेट को आत्मा रहित मशीन कहकर पुकारा था, जिसके द्वारा हिंसा का संगठित प्रयोग किया जाता है। और गांधी जी हमेशा से ही स्टेट नामक इंस्टीट्यूशन का विरोध करते हैं। और गांधी जी के अनुसार उनका कहना था कि आदर्श व्यवस्था में राज्य की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि राज्य जो है, राज्य की जो हिंसा है वो व्यक्ति के हिंसा से भयंकर होती है। राज्य जब वायलेंस करता है तो वो व्यक्ति के वायलेंस से अत्यंत भयंकर होती है, उससे अधिक भयंकर होती है। इसीलिए उन्होंने स्टेट को ज़रूरत नहीं समझा था कि स्टेट जैसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए। गांधी जी का ऐसा मानना था। इसीलिए गांधी जी अपने आप को एक दार्शनिक अराजकतावादी के रूप में व्यक्त करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द डॉक्ट्रिन ऑफ ओवरलैपिंग कंसेंसस इज एडवोकेटेड बाय, ऑप्शन ए है बर्लिन, ऑप्शन बी है बैरी, ऑप्शन सी है नॉजिक, ऑप्शन डी है जॉन रॉल्स। क्वेश्चन नंबर 8 हिंदी में आप देख लीजिए। परस्पर व्यापी मतैक्य के सिद्धांत की वकालत किसने की है? बर्लिन, बेरी, नॉजिक या फिर रॉल्स। बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। द डॉक्ट्रिन ऑफ ओवरलैपिंग कंसेंसस इज एडवोकेटेड बाय, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु अमोंग द फॉलोइंग फर्स्ट डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल सिस्टम थियरी? ऑप्शन ए है लुडविक वोन बर्टलान्फी, ऑप्शन बी है कोलिन चेरी, ऑप्शन सी है रॉबर्ट के मर्टन, ऑप्शन डी है टालकोट पार्सन्स।
हिंदी में आप क्वेश्चन को देख लीजिए। निम्नांकित में से किसने सामान्य व्यवस्था सिद्धांत की अवधारणा को सर्वप्रथम विकसित किया? क्वेश्चन नंबर 9। तो आपको बताना है कि सामान्य व्यवस्था सिद्धांत की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने विकसित किया। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लुडविग वॉन बर्टलान्फी के द्वारा जनरल सिस्टम थ्योरी को सबसे फर्स्ट में डेवलप्ड किया जाता है। तो आप याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एज अ मेथड वाज डेवलप्ड टू स्टडी द पॉलिटिक्स ऑफ। ऑप्शन ए है एडवांस्ड कैपिटलिज्म, ऑप्शन बी है डेवलप्ड सोशलिज्म, ऑप्शन सी है मॉडर्न टोटालिटेरियनिज्म, ऑप्शन डी है पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। क्वेश्चन हिंदी में आप देख लीजिए। संरचनात्मक प्रकार्यवाद को पद्धति के रूप में किसकी राजनीति का अध्ययन करने के लिए विकसित किया गया? ऑप्शन ए है उन्नत पूंजीवाद का, ऑप्शन बी है विकसित समाजवाद का, ऑप्शन सी है आधुनिक सर्वाधिकारवाद का, या फिर ऑप्शन डी विकासशील देशों की राजनीति का। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। अर्थात स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एज ए मेथड वाज डेवलप्ड टू स्टडी द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज के पॉलिटिक्स के अध्ययन करने के लिए, उसको समझने के लिए, पॉलिटिक्स को समझने के लिए स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के मेथड का प्रयोग किया गया था गैब्रियल ए आमंड के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, सी राइट मिल्स द पावर एलिट इज ए स्टडी ऑफ द कंटेम्प्ररी पॉलिटिक्स ऑफ। ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑप्शन सी है द सोवियत यूनियन, ऑप्शन डी है ग्रेट ब्रिटेन। आपको बताना है कि सी राइट मिल्स की पुस्तक द पावर एलिट किसकी समकालीन राजनीति का अध्ययन है। हिंदी के स्टूडेंट अपने क्वेश्चन को देख लीजिए। ऑप्शन ए है चीन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सोवियत यूनियन या फिर ग्रेट ब्रिटेन। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी राइट मिल्स के द्वारा ये बुक लिखी गई है द पावर एलिट। आपको बताना है कि ये जो बुक है वो किस राष्ट्र के समकालीन राजनीति का अध्ययन करने के लिए लिखा गया था। तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हु अमोंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाइड द क्राइसिस इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्टडी ऑफ इंग्लैंड। ऑप्शन ए है AFK ऑर्गेन्स्की, ऑप्शन बी है लुसियन W पाई, ऑप्शन सी है एडवर्ड सिल्स, ऑप्शन डी है डेविड एप्टर। आप हिंदी में इस क्वेश्चन को देख लीजिए। हिंदी के जो स्टूडेंट हैं, निम्नांकित में से किसने इंग्लैंड के अपने अध्ययन के आधार पर राजनीतिक विकास में संकट की पहचान की। ये जो 4 ऑप्शन हैं, आप उन ऑप्शंस में से अपने आंसर को चूज कीजिए। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हु अमोंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाइड द क्राइसिस इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्टडी ऑफ इंग्लैंड। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा लुसियन W पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। CW मिल्स द पावर एलिट, बी है TB बोटोमोर एलिट्स एंड सोसाइटी, सी है पेरेटो द रूलिंग क्लास, डी है ऑर्टेगा वाई गैसेट द रिवोल्ट ऑफ द मासेस। हिंदी में क्वेश्चन को आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं किया गया है। CW मिल्स द पावर एलिट, TB बोटोमोर एलिट्स एंड सोसाइटी, पेरेटो द रूलिंग क्लास, ऑर्टेगा वाई गैसेट द रिवोल्ट ऑफ द मासेस। तो बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 का बताइए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, विल्फ्रेड पेरेटो द रूलिंग क्लास से बिलोंग नहीं करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु अमोंग द फॉलोइंग पोस्टुलेटेड द लॉ ऑफिशियल्स
मेक वर्क फॉर ईच अदर। ऑप्शन ए है मैक्स वेबर, बी है एफ.एम. मार्क्स, ऑप्शन सी है एच फाइनर, ऑप्शन डी है एन पार्किंसन। क्वेश्चन हिंदी में आप देख लीजिए। अधिकारीगण एक दूसरे के लिए कार्य का सृजन करते हैं, यह नियम निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है? क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन दे रखा है मैक्स वेबर, एफ.एम. मार्क्स, एच फाइनर, एन पार्किंसन। बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एन पार्किंसंस का ऐसा कहना है। एन पार्किंसंस पोस्टुलेटेड द लॉ ऑफिशियल्स मेक वर्क फॉर ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वो युग्म है जो सही करेक्ट नहीं है। यूएसए डबल सिटीजनशिप, इंडिया प्रोसीजर established by law, ऑस्ट्रेलिया यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, स्विट्जरलैंड प्लूरल एग्जीक्यूटिव। हिंदी में आप क्वेश्चन को देख लीजिए। हिंदी में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यूएसए दोहरी नागरिकता, भारत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या कार्यविधि, ऑस्ट्रेलिया सरकार का एकात्मक रूप, स्विट्जरलैंड बहुल कार्यपालिका। बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे करेक्ट पेयर नहीं है। यूएसए में डबल सिटीजनशिप, इंडिया प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, स्विट्जरलैंड प्लूरल एग्जीक्यूटिव, ये तीनों ही सही हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। मिचेल्स आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की वाज फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडी ऑफ। ऑप्शन ए जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ऑप्शन बी ब्रिटिश लेबर पार्टी, ऑप्शन सी डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ द यूएसए, ऑप्शन डी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन। हिंदी में क्वेश्चन को आप देख लीजिए। मिचेल्स का अल्पतंत्र का लौह नियम किसके अध्ययन के आधार पर सृजित किया गया था? आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का मीनिंग होता है अल्पतंत्र का लौह नियम, और अल्पतंत्र के लौह नियम के साथ जुड़े हुए हैं रॉबर्ट मिचेल्स। ऑप्शन आप देख लीजिए, हिंदी में आपका ऑप्शन दिया है जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ब्रिटिश लेबर पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ द यूएसए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन ए। मिचेल्स आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की वाज फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडी ऑफ जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्ययन करके वे रॉबर्ट मिचेल्स आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की को फॉर्मुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है मॉन्टेस्क्यू थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इम्फेसिस प्राइमरली ऑन। ऑप्शन ए है अकाउंटेबिलिटी, ऑप्शन बी एफिशिएंसी, ऑप्शन सी ट्रांसपेरेंसी, ऑप्शन डी लिबर्टी। हिंदी में आप क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है मॉन्टेस्क्यू का सत्ता का पृथकता का सिद्धांत, या आप इसे कह सकते हैं कि शक्ति पृथकीकरण का सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर बल देता है? जवाबदेहिता पर, कुशलता पर, पारदर्शिता पर, या फिर स्वतंत्रता पर? बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा लिबर्टी। लिबर्टी पर बल देता है। मॉन्टेस्क्यू का जो थियरी ऑफ सेपरेशन है जिसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जो जुडिशियरी है उनके पावर्स को सेपरेट किया गया है, तो ये लिबर्टी पर बल देता है ताकि उनके स्वतंत्रता को बढ़ाया जा सके। इसलिए मॉन्टेस्क्यू का थियरी ऑफ सेपरेशन आया था। थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या है? थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स यही है कि शक्तियों का अलग अलग पृथकीकरण कर दिया जाए। किसके किसके बीच? जो सरकार के तीनों अंग हैं, और सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? सरकार के 3 अंग हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। इनमें पावर का सेपरेशन किया जाए, है ना। तो मॉन्टेस्क्यू का थियरी ऑफ सेपरेशन इसी बात पर बल देता है कि स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया जा सके, लिबर्टी को बढ़ावा दिया जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 18 है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। द इंफॉर्मेशन, असर्शन दे रखा है, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज मेड स्टाफ एजेंसी इनडिस्पेंसेबल, और रीजन में दे रखा है स्टाफ एजेंसी असिस्ट्स द लाइन एजेंसी इन डिसीजन मेकिंग। हिंदी में आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। हिंदी में दिया है कथन, सूचना प्रौद्योगिकी ने स्टाफ एजेंसी को अपरिहार्य बना दिया है। कारण दे रखा है स्टाफ एजेंसी लाइन एजेंसी को निर्णय लेने में सहायता करती है। बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको कोड ऊपर में दिखाई दे रहा होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर में कि ईच ऑफ द फॉलोइंग 4 आइटम कंसिस्ट्स ऑफ 2 स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर लेबल्ड एज रीजन आर। कोड क्या दे रखा है? ऑप्शन ए है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी है बोथ ए एंड आर ट्रू और आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। हिंदी के स्टूडेंट समझ पा रहे होंगे। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, दैट इज बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं, ये भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। वाइल असर्शन है, वाइल declaring war on terrorism, the US asserted that the states which were not on the side of the US were against it. रीजन दे रखा है, in the wake of war on terrorism, the US denied states the liberty to be neutral. हिंदी में आप क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, कथन में दे रखा है आतंकवाद पर युद्ध की घोषणा करते हुए अमेरिका ने बलपूर्वक कहा कि जो राज्य अमेरिका के साथ नहीं है वे इसके विरोध में हैं। कारण दे रखा है आतंकवाद पर युद्ध की स्थिति में अमेरिका ने राज्यों को तटस्थ रहने की स्वतंत्रता नहीं दिया। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। हिंदी के स्टूडेंट का जो कोड है, जो कूट है, वो आपके क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर में दिया गया है और इंग्लिश के स्टूडेंट का जो कोड है वो आपके क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर में दिया गया है। मैंने आपको कोड पढ़ के बता दिया है। आप बताइए कि इनमें कौन सा कोड है वो हमारा सही होगा, कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, दैट मीन्स कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है, असर्शन है अंबेडकर वाज इन फेवर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। रीजन दे रखा है ही वाज इन एग्रीमेंट विथ गांधी। हिंदी में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 20 है, कथन है अंबेडकर दबे वर्ग, दैट मीन्स कि जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं को अलग निर्वाचक वर्ग मानने के पक्षधर थे। कारण दे रखा है वे गांधी से सहमत थे। बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सा कोड हमारा इसमें सही होना चाहिए, ए बी सी या डी? बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। दैट मीन्स कि क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है अंबेडकर वाज इन फेवर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। बिल्कुल सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात करते थे, फेवर में थे। ही वाज इन एग्रीमेंट विथ गांधी, लेकिन उनका गांधी के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, दैट मीन्स कि ऑप्शन ए सही है, असर्शन सही है लेकिन रीजन इसका गलत है। असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, असर्शन में दे रखा है द प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज सक्सेसफुल ओनली इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। रीजन दे रखा है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द ओनली नेशन विथ माइनर कॉन्ट्राडिक्शंस दैट इंश्योर्स द सक्सेस ऑफ द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। हिंदी में आप क्वेश्चन को देख लीजिए।
क्वेश्चन है राष्ट्रपति शासन केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में सफल है। कारण दे रखा है संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र राज्य है जहां लघु विरोधाभास राष्ट्रपति व्यवस्था की सफलता को सुनिश्चित करता है। तो गेस कीजिएगा कि क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, कौन सा कोड हमारा सही होगा क्वेश्चन नंबर 21 में, बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दैट मीन्स कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। दैट मीन्स कि एसर्शन भी सही है और रीजन जो दे रखा है वो एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ऑप्शन ए है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी है जोगेश चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी है अरबिंदो घोष, ऑप्शन डी है भगत सिंह। हिंदी में आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के साथ निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है। आपको बताना है कि ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन से वो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर हैं जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के साथ संबंधित नहीं है। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। दैट मीन्स कि अरबिंदो घोष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के साथ एसोसिएटेड नहीं है। बाकी जो आपको तीनों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं दैट मीन्स कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, इनमें से जो स्कॉलर हैं चंद्रशेखर आजाद, जोगेश चंद्र चटर्जी, भगत सिंह, ये जो इंडियन स्कॉलर हैं ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, हु गेव द इंडियन नेशनल कांग्रेस द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेड इट अ मास एंड कैडरे पार्टी। ऑप्शन ए है तिलक, ऑप्शन बी है गोखले, ऑप्शन सी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी है गांधी। तो क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, इंडियन नेशनल कांग्रेस को संविधान किसने दिया और उसे जन समूह एवं संवर्ग काडर दल बनाया। तो आपको बताना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को संविधान किसने दिया है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मोहनदास करमचंद गांधी गैव द इंडियन नेशनल कांग्रेस द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेड इट अ मास एंड कैडरे पार्टी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, हु अपॉइंट्स द इंटर स्टेट काउंसिल। कौन इंटर स्टेट काउंसिल को अपॉइंट करता है, नियुक्त करता है। इंटर स्टेट काउंसिल का मतलब अंतर्राज्यीय परिषद। ऑप्शन ए है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है द यूनियन कैबिनेट, ऑप्शन सी है द प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन डी है द यूनियन होम मिनिस्टर। हिंदी में आप क्वेश्चन को देखना चाहें तो देख सकते हैं, और जो मैंने आपको आंसर बता रखा है वो आप इंग्लिश के क्वेश्चन से भी आप देख सकते हैं। जो हिंदी के स्टूडेंट है वो इंग्लिश के क्वेश्चन में जो मैंने जिस नंबर के ऑप्शन को सही कर रखा है वही हिंदी में भी वही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है संघीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है संघीय गृह मंत्री। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटर स्टेट काउंसिल की नियुक्ति कौन करता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि इंटर स्टेट काउंसिल का जो नियुक्ति है वो संसद के द्वारा किया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, उन्हें कन्फ्यूजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंटर स्टेट काउंसिल का जो अपॉइंटमेंट है, किया जाता है उसे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आप ये बात आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन कितने ही बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, आइडेंटिफाई द स्टेट्स व्होज स्टेट असेंबलीज आर मीट एट प्लेसेस अदर देन द स्टेट कैपिटल। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर एंड मध्य प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर एंड महाराष्ट्र। 25 क्वेश्चन को आप देख लीजिए हिंदी में। वो राज्य बताना है जिनकी राजकीय विधानसभाएं राज्य की राजधानी को छोड़कर अन्य स्थान पर भी बैठक करती है। तो ये जो चार ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।
तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, दैट मीन्स कि क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर एंड महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिमिट्स द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स। अर्थात भारतीय संविधान का वो कौन सा संशोधन है जो मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है। क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन दे रखा है 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन सी है 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, या फिर ऑप्शन डी 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बताना है कि कौन सा भारतीय संविधान का वो कौन सा संशोधन है जो इंडियन मिनिस्टर्स के संख्या को लिमिट करता है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो मंत्रियों की संख्या को लिमिट करता है। 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इंडिया में मंत्रियों की संख्या को लिमिट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज इज नॉट एसोसिएटेड विथ पंचायती राज इन इंडिया। आपको बताना है, देख लीजिए आप हिंदी में क्वेश्चन देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है। बाकी ऑप्शन मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगा तो आप समझ पाएंगे। देखिए ऑप्शन ए है सादिक अली कमेटी, ऑप्शन बी है दिनेश गोस्वामी कमेटी, ऑप्शन सी है एल.एम. सिंघवी कमेटी, या फिर ऑप्शन डी पी.के. थुंगन कमेटी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वो कमेटी है जो पंचायती राज सिस्टम से एसोसिएटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, दैट मीन्स कि दिनेश गोस्वामी कमेटी पंचायती राज इंडिया के सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स वेयर अपॉइंटेड इन इंडिया। फर्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सेकेंड है देवीलाल, थर्ड है चौधरी चरण सिंह, फोर्थ है मोरारजी देसाई। CH का मतलब यहाँ चौधरी है। फर्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौधरी देवीलाल, चौधरी चरण सिंह या मोरारजी देसाई। आपको बताना है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का। उनके अगर आपको कार्यकाल ध्यान में होगा तो आप इसको सीक्वेंस में लगा पाएंगे। तो बताइए कि क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट मैच क्या होगा। तो आप इनका करेक्ट मैच देख लीजिएगा कि क्या इनका कार्यकाल कितने से कितने दिन तक रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हिंदी में जो विद्यार्थी हैं वो क्वेश्चन को देख सकते हैं, भारत में निम्नलिखित उप प्रधानमंत्रियों के नियुक्त होने का सही अनुक्रम बताना था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौधरी देवीलाल, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बाकी आप इनका कार्यकाल देख लीजिए, उसके अनुसार आप इन्हें सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, Who of the following constituted an oligarchy within the Constituent Assembly of India? ऑप्शन ए है नेहरू, पटेल, प्रसाद, आजाद, ऑप्शन बी अंबेडकर, BN राव, KM मुंशी, नेहरू, ऑप्शन सी पटेल, आजाद, मुंशी, अंबेडकर, ऑप्शन डी है कृष्णामाचारी, पनिकर, नेहरू, पटेल। 29 क्वेश्चन का आप हिंदी में देख लीजिए, भारत की संविधान सभा के अंदर निम्नांकित में से कौन अल्पतंत्र समूह था। तो ऑप्शन देखिए और इनमें से क्या होगा करेक्ट आंसर, आप बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, नेहरू, पटेल, प्रसाद और आजाद जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के ओलिगार्की ग्रुप से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, हु डिस्क्राइब्स इंडियन इकोनॉमी एज बुलोक कार्ट कैपिटलिज्म। आपको बताना है कि इनमें से कौन से वो थिंकर हैं, कौन से वो स्कॉलर हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था को बैलगाड़ी पूंजीवाद के रूप में व्यक्त करते हैं। ऑप्शन ए है रजनी कोठारी, ऑप्शन बी है अतुल कोहली, ऑप्शन सी है ग्रैनविल ऑस्टिन, ऑप्शन डी है लॉयड एंड सुजान रूडोल्फ। हिंदी के स्टूडेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को बैलगाड़ी पूंजीवाद के रूप में किसने परिभाषित किया है। ऑप्शन को आप देख लीजिए वीडियो को पॉज करके और आंसर करने की कोशिश कीजिए।
देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31 है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डिफाइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज द एक्टिविटीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांचेज ऑफ द नेशनल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। ऑप्शन ए है मॉस्टिन मार्क्स, ऑप्शन बी है लूथर गुलिक, ऑप्शन सी है हर्बर्ट ए साइमन, या फिर ऑप्शन डी मार्शल ई डिमॉक। क्वेश्चन को आप हिंदी में देख लीजिए। राष्ट्रीय, राज्य एवं स्थानीय सरकार की कार्यकारी शाखाओं की गतिविधियों के रूप में लोक प्रशासन की व्याख्या किसने की? ऑप्शन ए है मार्स्टिन मार्क्स, लूथर गुलिक, हर्बर्ट ए साइमन, मार्शल ई डिमॉक। तो ये जो चारों ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा आपको बताना है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट मीन्स कि हर्बर्ट ए साइमन। क्वेश्चन नंबर 32 है, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी हैज द फॉलोइंग मेंबर्स, टिक द करेक्ट आंसर। नीचे जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको पूछा गया है कि पब्लिक अकाउंट्स कमिटी में कितने मेंबर होते हैं, लोकसभा से कितने मेंबर होते हैं और राज्यसभा से कितने मेंबर होते हैं, और इस प्रकार टोटल मेंबर्स की संख्या कितनी होती है। तो आपको बताना है। 32 नंबर क्वेश्चन को आप हिंदी में देख सकते हैं, लोक लेखा समिति बोला जाता है और इनके सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट मीन्स कि लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। इस प्रकार टोटल जो मेंबर की संख्या होती है वो 22 होती है ना। 22 पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पैक के नाम से जानते हैं, लोक लेखा समिति, और इसके टोटल मेंबर्स की संख्या 22 होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ध्यान में रखेंगे आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन नंबर 33 है, स्पेन ऑफ कंट्रोल इज आल्सो नॉन एज द रिपेयर बॉस, द गैंग बॉस, मिलिट्री टाइप ऑफ फोरमैन, बिजनेस फ्रंटलाइन। हिंदी में आप देख लीजिए, हिंदी में क्वेश्चन है, नियंत्रण के क्षेत्र को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है, द रिपेयर बॉस, द गैंग बॉक्स, मिलिट्री टाइप ऑफ फोरमैन, बिजनेस फ्रंट लाइन। तो बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मिलिट्री टाइप ऑफ फोरमैन के नाम से भी स्पेन ऑफ कंट्रोल को हम लोग जानते हैं। 34 है, द वर्ड ब्यूरोक्रेसी वॉज फर्स्ट क्वाइंड बाय। आपको बताना है कि ये जो वर्ड है ब्यूरोक्रेसी वो किसके द्वारा क्वाइंड किया गया पहली बार। मैक्स वेबर, अलेक्जेंडर पोप, एम क्रोजियर, विंसेंट डी गार्ने। हिंदी में आप देख सकते हैं, आप ऐसे भी समझ गए होंगे। नौकरशाही शब्द की सर्वप्रथम किसने रचना की। तो ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, विंसेंट डी गार्ने के द्वारा ब्यूरोक्रेसी शब्द को सबसे पहली बार क्वाइंड किया गया। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फंक्शन ऑफ स्टाफ एजेंसी। ऑप्शन ए है इश्यूइंग ऑर्डर टू द सबऑर्डिनेट, ऑप्शन बी है कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ द सबऑर्डिनेट, ऑप्शन सी है एडवाइजिंग द चीफ एग्जीक्यूटिव, ऑप्शन डी है प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज। 35 का आप देख लीजिए हिंदी में, स्टाफ एजेंसी का सही कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए है अधीनस्थ या अवर कर्मचारियों को आदेश जारी करना, ऑप्शन बी है अवर कर्मचारियों की गतिविधियों को नियंत्रित करना, ऑप्शन सी है मुख्य कार्यपालक को परामर्श देना, ऑप्शन डी सांस्थानिक सेवाएं प्रदान करना। तो बताइए कि क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, एडवाइजिंग द चीफ एग्जीक्यूटिव। चीफ एग्जीक्यूटिव को एडवाइस करना स्टाफ एजेंसी का फंक्शन होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विथ रिगार्ड टू रिस्क पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटीज। ऑप्शन ए है फ्यूइड सोसाइटीज एंड ट्रेडिशनल, ऑप्शन बी है डेवलप्ड सोसाइटीज आर डिफ्रैक्टेड सोसाइटीज, ऑप्शन सी है एस्क्रिप्टिव वैल्यूज आर फाउंड इन डिफ्रैक्टेड सोसाइटीज, ऑप्शन डी है ट्रेडिशनल सोसाइटीज हैव एस्क्रिप्टिव वैल्यूज।
क्वेश्चन नंबर 36 को आप हिंदी में देख लीजिए। समाजों के बारे में रिक्स के परिप्रेक्ष्य के संबंध में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए है एकीकृत समाज पारंपरिक है, ऑप्शन बी है विकसित समाज विवर्तनीय समाज है, ऑप्शन सी है विवर्तनीय समाजों में आरोपी मूल्य पाए जाते हैं, ऑप्शन डी है पारंपरिक समाजों के आरोपी मूल्य होता है। तो बताइए कि क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37 है द इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इज आल्सो नॉन एज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पेपर 1 में कितने बार पूछे गए हैं आप अभी तक का एग्ज़ाम देख लीजिए। दिसंबर 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ तक आप देखिए कि ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं पेपर 1 में। द इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इज आल्सो नॉन एज फीडबैक, ग्रैपवाइन, लूपलाइन, नर्वलाइन। हिंदी में आप देख लीजिए क्वेश्चन को, संचार के अनौपचारिक चैनल को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है, फीडबैक, ग्रैपवाइन, लूपलाइन और नर्वलाइन। तो बताइए कि क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रैपवाइन कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को हम लोग ग्रैपवाइन कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है मैच द थिंकर्स विद द कॉन्सेप्ट। थिंकर का नाम दिया हुआ है एक साइड और एक साइड उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, आपको मैच करना है। F.W. टेलर, चेस्टर बर्नार्ड, हेनरी फेयोल, फ्रेडरिक हर्जबर्ग, और दूसरे साइड उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है स्केलर, डिससेटिस्फायर, जॉन ऑफ एक्सेप्टेंस, इंसेंटिव सिस्टम। तो बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसको आप मैच करवाइए, बताइए क्या होगा इसका आंसर। हिंदी वाले स्टूडेंट आप अपने क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 विचारकों की अवधारणाओं के साथ सुमेलित करना है। F.W. टेलर एक साइड विचारक का नाम है और दूसरे साइड उनसे रिलेटेड अवधारणा है, और आप कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 का क्या होगा करेक्ट आंसर? देखिए F.W. टेलर जो है वो इंसेप्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, ए का 4, और चेस्टर बर्नार्ड जो हैं, जो चेस्टर बर्नार्ड हैं हमारे, वो जॉन ऑफ एक्सेप्टेंस से रिलेटेड है। दैट मीन्स कि बी का थर्ड हो जाएगा। हेनरी फेयोल ऑप्शन सी जो है वो एस्केलर से रिलेटेड है, और फ्रेडरिक हर्जबर्ग डिससेटिस्फायर से रिलेटेड है। तो फ्रेडरिक हर्जबर्ग का जो करेक्ट मैच होगा वो सेकेंड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39। हु स्टेटेड दैट बजट इज ए सीरीज ऑफ गोल्स विथ प्राइस टैग्स अटैच्ड। हिंदी में क्वेश्चन को देख लीजिए। किसने कहा है कि बजट कीमत की नथियों के साथ लक्ष्यों का क्रम है? ऑप्शन आपका दे रखा है कि विल्वेस्की, वालपोल, बेट्रम ग्रॉस, एलन सिक। तो बताइए कि बजट के संबंध में ये स्टेटमेंट किनका है? तो देखिए ये स्टेटमेंट है विल्वेस्की का ये स्टेटमेंट है, ध्यान में रखेंगे आप। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से इस क्वेश्चन को उठाया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इम्पावर्स पार्लियामेंट टू क्रिएट एन ऑल इंडिया सर्विस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर्टिकल ऑप्शन में दे रखा है आर्टिकल 300, आर्टिकल 312, आर्टिकल 320, आर्टिकल 410। तो क्वेश्चन नंबर 40 को आप हिंदी में देख लीजिए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की शक्ति प्रदान करता है? तो बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 40 का? देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन बी। आर्टिकल 312 जो है वो संसद को ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करने का अधिकार देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्टेड फ्रॉम ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस।
ऑप्शन ए है यूनाइटेड नेशंस, लीग ऑफ नेशंस, इंस्टीट्यूशंस मींट फॉर चेकिंग न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। ऑप्शन डी है वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फुल फॉर्म होता है आईएमएफ का। तो आप देख लीजिए इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में 41, निम्नलिखित में से क्या ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्र संघ, आणविक प्रसारण रोकने के लिए संस्थान, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की जाती है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन डी, दैट मीन्स कि वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना की जाती है, उसकी इस्टेब्लिशमेंट की जाती है, याद रखेंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हैंस जे मॉर्गनथाउस रियलिज्म? ऑप्शन ए है पॉलिटिक्स इज रूटेड इन द ह्यूमन नेचर, ऑप्शन बी है पॉलिटिक्स इज ऑटोनॉमस, ऑप्शन सी है नेशनल इंटरेस्ट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर, ऑप्शन डी है पॉलिटिक्स इज गवर्न्ड बाय यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रिलेशन से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42 को आप हिंदी में देख लीजिए, हंस जे मॉर्गनथॉ के यथार्थवाद का मूलभूत सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है राजनीति की जड़ें मानव प्रकृति में जमी है, ऑप्शन बी है राजनीति स्वचालित होती है, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय हित की व्याख्या सत्ता के संबंध में की जाती है, ऑप्शन डी है राजनीति सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों द्वारा शासित होती है। आपको पहचानना है कि इनमें से हैंस जे मॉर्गनथॉ के यथार्थवाद का मूल सिद्धांत के संबंध में कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। आपको नहीं है पर फोकस करना है, नॉट पर फोकस करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पॉलिटिक्स इज गवर्न्ड बाय यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज। ये हैंस जे मॉर्गनथॉ के रियलिज्म के प्रिंसिपल का पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि हैंस जे मॉर्गनथॉ कहते हैं कि पॉलिटिक्स यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज के द्वारा गवर्न नहीं किया जाता, जबकि यहाँ दिया है कि पॉलिटिक्स यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज के द्वारा गवर्न किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, मार्शल प्लान वाज मींट फॉर, ऑप्शन ए है बिल्डिंग द इकोनॉमिक्स ऑफ द थर्ड वर्ल्ड, ऑप्शन बी है रीबिल्डिंग वेस्टर्न यूरोपियन इकोनॉमिक्स, ऑप्शन सी है रीबिल्डिंग द इकोनॉमिक्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, ऑप्शन डी है बिल्डिंग द इकोनॉमिक्स ऑफ अफ्रीकन कंट्री। आप देख लीजिए हिंदी में इस क्वेश्चन को, मार्शल योजना किसके लिए लाई गई थी? तृतीय विश्व की अर्थव्यवस्थाएं निर्मित करना, पश्चिमी यूरोपियन अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्निर्मित करना, उत्तर अमेरिकन देशों की अर्थव्यवस्थाओं का पुनः निर्माण करना, अफ्रीकी देशों की अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण। तो बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 43 का। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीबिल्डिंग वेस्टर्न यूरोपियन इकोनॉमिक्स, मतलब वेस्टर्न यूरोपियन इकोनॉमिक्स को फिर से बिल्ड करना, है ना। मार्शल प्लान का यही अर्थ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, रशिया हैज बीन गिवन परमानेंट सीट ऑन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स बीइंग, ऑप्शन ए सेकेंड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, ऑप्शन बी सक्सेसर स्टेट टू द फॉर्मर सोवियत यूनियन, ऑप्शन सी लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया, ऑप्शन डी वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन को आप हिंदी में देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस को अस्थायी सदस्यता उसकी किस योग्यता के आधार पर दी गई है? विश्व में द्वितीय सर्वाधिक शक्तिशाली देश, ऑप्शन बी है पूर्व सोवियत यूनियन का उत्तराधिकारी राज्य, ऑप्शन सी है क्षेत्र के संबंध में विश्व में सबसे बड़ा देश, या फिर ऑप्शन डी विश्व में सबसे प्राचीनतम सभ्यता। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सक्सेसर स्टेट टू द फॉर्मर सोवियत यूनियन। इसी के कारण रशिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जगह दी गई है, परमानेंट उसको सीट प्रदान की गई है। ओके, अस्थायी सदस्य के तौर पर उसको चुना गया है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, द मेजर आर्ग्यूमेंट ऑफ न्यू रियलिज्म ऑफ केनेथ वॉल्ज इज दैट, ऑप्शन ए है स्ट्रक्चर्स आर मोर इंपॉर्टेंट दैन एक्टर्स, ऑप्शन बी है एक्टर्स प्ले मोर क्रूशियल रोल दैन स्ट्रक्चर्स, ऑप्शन सी है ह्यूमन नेचर इज क्रूशियल एलिमेंट इन पॉलिटिक्स,
ऑप्शन डी है द स्टेट्स ओवर राइट द कॉन्स्टेंट्स इम्पोज्ड बाय इंटरनेशनल स्ट्रक्चर्स। तो बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए हिंदी में क्वेश्चन को देख लीजिए। केनेथ वॉल्च के नव यथार्थवाद का मुख्य तर्क यह है कि संरचनाएं कर्ता की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी है संरचनाओं की तुलना में कर्ता ज़्यादा अहम भूमिका अदा करते हैं। ऑप्शन सी है मानवीय प्रकृति राजनीति में महत्वपूर्ण तत्व है। ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय संरचनाओं द्वारा आरोपित प्रतिबंधों को राष्ट्र अब अभिभूत कर लेता है। तो देखिए यदि आप केनेथ वॉल्च के नव यथार्थवाद सिद्धांत को पढ़ रखे होंगे तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर पाएंगे। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केनेथ वॉल्च के नियो रियलिज्म को कॉन्सेप्ट को आप पढ़ लीजिए। अगर केनेथ वॉल्च के नियो रियलिज्म से संबंधित वीडियो आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्ट्रक्चर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्टर्स। उनका कहना था कि इंटरनेशनल रिलेशंस में स्ट्रक्चर जो है एक्टर की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ओके, जैसा संरचना होती है वैसा ही राज्यों का व्यवहार होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 है नॉन रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज पॉलिसी टुवार्ड्स नेबरिंग कंट्रीज इनविसेज। ऑप्शन ए है हेजिमनिक डिजाइंस टुवार्ड्स नेबरिंग कंट्रीज। ऑप्शन बी है एफर्ट्स फॉर इम्प्रूविंग टाइज विद द नेबरिंग कंट्रीज विदाउट रेसिप्रोसिटी। ऑप्शन सी है नॉन अलाइन्ड पॉलिसी पोस्चर इन द साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट। ऑप्शन डी है द डिसिप्लिनिंग ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज। हिंदी में क्वेश्चन को आप देख लीजिए। अपने पड़ोसी देशों के प्रति भारत की नीति का अपारस्परिकता सिद्धांत किस बात का विचार करता है। ऑप्शन दे रखा है आपको पड़ोसी देशों के प्रति नायकत्व की योजना, पड़ोसी देशों के साथ पारस्परिकता के बिना संबंधों को सुधारने के प्रयत्न। ऑप्शन सी है दक्षिण एशिया संदर्भ में गुट निरपेक्ष नीतिक रूप। ऑप्शन डी है पड़ोसी देशों को अनुशासित करना। तो बताइए कि क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 है व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द डेवलपमेंट्स लिस्टेड बिलो। फर्स्ट है इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। सेकेंड है इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एट पोखरन। ऑप्शन थर्ड है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। ऑप्शन 4 है अडॉप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया। आपको सीक्वेंस में इनको लगाना है कि इनका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। क्वेश्चन को आप देख सकते हैं हिंदी में। नीचे दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है। भारत रूसी मैत्री संबंध, पोखरन में भारत का प्रथम आणविक विस्फोट, क्यूबा संबंधी मिसाइल संकट, भारत के संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम को अपनाना। कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का आप चुनाव कीजिए। तो बताइए क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखिए ऐसे क्वेश्चन में जब तक आपको इनसे रिलेटेड डेट नहीं मालूम रहेगा एग्जैक्ट, तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दैट मीन्स कि सबसे पहले क्यूबा मिसाइल संकट आया था, ठीक है, 1962 में। उसके बाद आपका इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप हुआ। उसके बाद आपका इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एट पोखरन में हुआ। उसके बाद आपका एडॉप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया, है ना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। असर्शन दे रखा है WTO प्लीड्स दैट फ्री ट्रेड ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल एंड देयरफॉर शुड बी प्रोमोटेड। रीजन दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्रीज विथ ग्लोबल इकोनॉमी थ्रू द सिस्टम ऑफ ट्रेड हेल्प्स देम टू एक्सपोर्ट गुड्स अब्रोड एज आल्सो इम्पोर्ट गुड्स विच दे नीड। नीचे ऑप्शन में दे रखा है A and R are true and R is correct explanation of A. Both A and R are true but R is not correct explanation of A. A is true but R is false. A is false but R is true. तो देखिए इसको हिंदी में आप देख लीजिए। अभिकथन है विश्व व्यापार संगठन WTO पैरवी करता है कि मुक्त व्यापार सबके लिए समृद्धता लाता है, इसलिए इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कारण दे रखा है व्यापार की प्रणाली के जरिए देशों का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण उन्हें वस्तुओं का बाहर निर्यात करने तथा अपनी जरूरत की वस्तुओं का आयात करने में सहायता करता है।
नीचे दो जो आपको कुट दे रखा है उसमें से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बताइए कि क्या होगा क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए। दैट मीन्स कि ए एंड आर ट्रू बट आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 है 14th सार्क समिट हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन 2007 स्टेट। जो 14वें सार्क समिट आयोजन किया गया था नई दिल्ली 2007 में, तो वो किस पर बल देता है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है इंप्रूविंग इंट्रा रीजनल कनेक्टिविटी, ऑप्शन बी है कमिटमेंट टू बायलैटरलिज्म विद इन सार्क, ऑप्शन सी है कनेक्टिंग सार्क विथ अदर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, ऑप्शन डी है नॉट टू एक्सटेंड सार्क मेंबरशिप। 49 क्वेश्चन को आप हिंदी में देख लीजिए। सन 2007 में नई दिल्ली में आयोजित 14वें सार्क शिखर सम्मेलन ने किस पर जोर दिया था। ऑप्शन ए है अंतः क्षेत्रीय संयोजन सुधारना, सार्क के अंदर द्विपक्षीयता के प्रति वचनबद्धता, ऑप्शन सी है अन्य क्षेत्रीय संगठनों के साथ सार्क को जोड़ना, ऑप्शन डी है सार्क की सदस्यता को नहीं बढ़ाना। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, इंप्रूविंग इंट्रा रीजनल कनेक्टिविटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 है आज का लास्ट क्वेश्चन। कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑप्शन ए है ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल, ऑप्शन बी है इम्पोजिंग सैंक्शंस अगेंस्ट द बेलिजरेंट स्टेट यूनिलैटरली, ऑप्शन सी है मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी बाय द मेजर पावर्स, ऑप्शन डी है बैलेंस ऑफ पावर टू बी मेंटेन्ड बाय स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। आप हिंदी में देख लीजिए क्वेश्चन को। संयुक्त राष्ट्र की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए है सभी एक के लिए और एक सभी के लिए, ऑप्शन बी है युद्धरत राष्ट्रों के विरुद्ध एक तरफा प्रतिबंध लगाना, ऑप्शन सी है बड़ी या प्रमुख शक्तियों द्वारा सुरक्षा बनाए रखना, ऑप्शन डी है साम्य की स्थिति द्वारा शक्ति का संतुलन बनाए रखना। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कि कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो की पॉइंट्स है वो यही है कि ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल, सभी एक के लिए और एक सभी के लिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी जून 2012 के पेपर 3 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो अपने ओपिनियन को ज़रूर कमेंट करें, अपने सजेशन को ज़रूर कमेंट करें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।